हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक अपकमिंग आईपीओ है, मतलब आज की तारीख में ये ओपन हो गया है। 10 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जीएमपी जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग इसका अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, देखिए इस वीडियो के अंदर मैं सारे पॉइंट्स आपके डिस्कस करूंगा, पर कोई बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा, बट डिसीजन आपको खुद को बनाना है। और जीएमपी वगैरह के बारे में हम जो डिस्कशन करते हैं वो सिर्फ एक अंदाज़ा है, इसके भरोसे नहीं रहना है, ना ही इसके भरोसे आपको डिसीजन बनाना है। सारी चीज़ें क्लियर है। अब सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। तो ग्रे मार्केट में अभी तक डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है। उम्मीद है कि जल्दी ही ओपन हो सकती है, क्योंकि मुझे कंपनी को थोड़ा स्टडी करके लगा कि इस कंपनी में कुछ तो बात है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब है और ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल वाव है। हाँ, जो जीएमपी जीरो है उस तरह से नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी एंकर लिस्ट आ चुकी है, बट हम क्या है कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो एक नाइट पहले शूट कर चुका हूँ, क्योंकि जो एडिटिंग वगैरह उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वीडियोस आपको पता है कल भी ज़्यादा थे इस कारण। फिर दोस्तों, इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो कंपनी सन 2010 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब मान के चले कि भाई 15 साल हो चुके हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी क्या करती है, सिंपल भाषा में बताऊं, डायलिसिस केयर का पूरा काम है। डायलिसिस क्या होता है, किडनी का डायलिसिस होता है। उसके अंदर क्या होता है कि किडनी का काम होता है फिल्टर करना, ठीक है ना। तो क्या है कि किडनी फेल हो जाती है, फिर ये फिल्टर अपना करना बंद कर देती है, जिसके अंदर क्या है फिर खून के अंदर क्या है कि अशुद्धियाँ आ जाती है, मतलब कुछ ना कुछ कचरा वगैरह अशुद्धियाँ आप कह सकते हैं। फिर क्या किया जाता है कि भाई डायलिसिस के अंदर एक मशीन से अपने ब्लड को पूरा घुमाया जाता है। तो क्या है कि ब्लड पूरा साफ होके फिर वापस क्या है कि अपने बॉडी के अंदर उसको छोड़ा जाता है। तो पूरा क्या है कि ब्लड, क्लीन ब्लड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उसको डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा। ये किडनी फेल होती है तब ऐसा होता है। तो डायलिसिस केयर के अंदर मतलब क्या है कि इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर भी है और वर्ल्ड के अंदर भी है। और ये लार्जेस्ट डायलिसिस प्रोवाइडर है एशिया के अंदर, लार्जेस्ट, इंडिया के अंदर भी एशिया के अंदर भी। आप फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेयर। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डायलिसिस सेंटर है उज्बेकिस्तान के अंदर, उसको भी ये हैंडल करता है। ये क्या कि इसके अलग अलग क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है, उनसे टाई अप कर रखा है, वहां पर इसके डायलिसिस सेंटर है। इसका रेवेन्यू 68% इंडिया से जनरेट होता है, 32% विदेशों से आता है। 32% में भी 22% फिलीपींस से आता है और 10% के आसपास अब मान के चले उज्बेकिस्तान से आता है। बाकी छोटा मोटा कुछ परसेंटेज आप मान के चल सकते हैं कि वो अदर कंट्री से है। इंडिया के अंदर 21 स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरी और 288 सिटीज के अंदर ये फैला हुआ है। और इसकी कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप है, क्लिनिक्स के साथ। और भी आगे आईपीओ के बाद और भी इंप्रूवमेंट करने वाला, अपने क्लिनिक्स वगैरह की संख्या बढ़ाने वाला है। तो ओवरऑल मुझे सेक्टर काफ़ी यूनिक लगा, क्योंकि इसका स्पेशलाइजेशन डायलिसिस के अंदर है। एक हॉस्पिटल हो नॉर्मल वो तो चलेगा, पर इसका स्पेशलाइजेशन डायलिसिस के अंदर है। तो क्या है कि इसको थोड़ा सा यूनिक बनाता है। यूनिक तो सेक्टर है, पर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कैसे हैं वो भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर नॉर्मल एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर भी एक नॉर्मल ठीक ठाक सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2023 के अंदर तो ये लॉस के अंदर थी, 2024-25 के अंदर ये प्रॉफिट के अंदर आई है। 2024 के अंदर इसका प्रॉफिट मार्जिन है 6.1% और 2025 के अंदर 8.7%। बढ़िया है, बड़ा है, और 8.7% अच्छा ही है। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है। रिजर्व्स इसके हाथ में 704 करोड़ रुपए के हैं। डेट मतलब उधारी है 225 करोड़ रुपए के आसपास की, अभी 2025 तक माने तो। अभी 6 महीनों का रिसेंटली देखिए तो 207 करोड़ रुपए की उधारी है। 2025 के हिसाब से इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है 0.39 का, जो कि देखा जाए तो ठीक ही है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। अगले 6 महीने में इसका और थोड़ा सा डेट कम हुआ है। और आईपीओ के पैसे से करीब 135.99, मतलब 136 करोड़ रुपए अपना डेट पे करेगी। तो मतलब आईपीओ के बाद और डेट कम हो जाएगा, ये अच्छी बात है। ओवरऑल अगर देखा जाए फाइनेंशियली अच्छी, आईपीओ के बाद डेट वगैरह कंट्रोल में आ जाएगा, फाइनेंशियल्स और मजबूत हो जाएंगे, ये अच्छी बात है। आरओई 13%, आरओसी 18.6% के आसपास है, ये भी ठीक है। इसका पी 57 का है, प्राइस टू बुक 7.7 का है। और अदर जो कंपनियां हैं वो कोई प्योर डायलिसिस के अंदर नहीं है, वो अगर हॉस्पिटल सेक्टर से हैं, ठीक है ना, तो सबको एक जैसा कंपेयर तो नहीं कर सकते। अदर्स का पी है 45 से लेकर 179 के बीच में, इसका है 57 का। तो ज़्यादा महंगी भी नहीं, ज़्यादा सस्ती भी नहीं। प्राइस टू बुक के हिसाब से देखिए तो इसका प्राइस टू बुक है 7.72 का, अदर्स का 7.84 से 14.54 का है।
तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी ठीक है, मतलब ओके वैल्यूएशंस कह सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है बट ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स। फंडामेंटली ठीक है कंपनी, मतलब खराब नहीं है, वैल्यूएशंस भी ठीक है ना। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो 10 से 12 दिसंबर के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹2 पर आ रहा है। प्राइस में 438 रुपए से लेकर 460 रुपए के बीच में 32 मतलब 32 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 871 करोड़ रुपए का। फ्रेश इश्यू है 353 करोड़ रुपए के। ओएफएस है 517 करोड़ रुपए का। और इसका मार्केट कैप करीब करीब बनेगा अभी 4615 करोड़ रुपए के आसपास का। स्मॉल कैप कंपनी है, ज्यादा रिस्की नहीं है क्योंकि इतना छोटा भी मार्केट कैप नहीं है, ना ही ज्यादा बड़ा है। और इसके अंदर ओएफएस थोड़ा ज्यादा है। और फ्रेश इश्यू से अपना न्यू क्लिनिक्स वगैरह खोलेगी और अपना डेट रीपेमेंट वगैरह में काम में लेनी है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 78.9% की है, बाद में रह जाएगी 71.49%। अच्छी होल्डिंग है, बढ़िया बात है। बाकी रिटेल पोर्शन 35% का और लिस्टिंग डेट है 17 दिसंबर को। ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करें, नहीं करे तो लिस्टिंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि भाई सारी चीज़ें मैं एक एक करके क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। और जीएमपी वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ एक अंदाजा है, रेफरेंस के लिए जान रहे हैं। इसके भरोसे मत रहिएगा, ना ही इसके भरोसे आप डिसीजन बनाइएगा। ये चीज़ क्लियर है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में डिमांड देखने के लिए। जीएमपी अभी देखिए तो ग्रे मार्केट के अंदर अभी तक कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है, बट मुझे इस कंपनी को देखते हुए लग रहा है कि हल्की फुल्की डिमांड आ सकती है। तो अभी तो 0 पॉइंट मिल रहा है, बाद में हो सकता है इसको कुछ और पॉइंट बढ़ जाए। वैल्यूएशंस ओके, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, तो आधा पॉइंट वैल्यूएशंस में मिल जाता है। बाकी एंकर लिस्ट ठीक ठाक आने की उम्मीद है, अभी आई नहीं है, मतलब जब मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या कि हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ठीक ठाक आने की उम्मीद है। बाकी जीएमपी अगर अच्छी रही तो सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल सकता है। बाकी अभी जीएमपी कम है, बट मुझे उम्मीद है कि हल्की फुल्की जीएमपी आ सकती है, कंपनी को देखते हुए लग रहा है। बाकी ये चीज़ क्लियर है। अभी तो पूरे पैरामीटर्स सही से आए हैं, उसके बाद पूरा डिस्कस कर पाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि इसका सेक्टर थोड़ा यूनिक है, हेल्थ केयर सेक्टर से तो है, बट ये डायलिसिस इसका स्पेशलाइजेशन है। उसके अंदर भी एशिया के अंदर लीडिंग है, इंडिया के अंदर लीडिंग है, और टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में इसका नंबर आता है। ये अच्छी बात है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, इसके मार्जिन्स वगैरह भी अच्छे हैं। और फ्रेश इश्यू से मतलब जो आईपीओ के पैसे से अपना नया क्लिनिक वगैरह भी खोलेगी, अपना डेट रीपेमेंट करेगी, ये अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स एक तो मुझे लगी कि वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो ठीक रहता, मतलब इतना ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है वैल्यूएशंस का, थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। बाकी थोड़ा बहुत डेट है, वो आईपीओ के पैसे से भी पे कर रही है, ये भी अच्छी बात है। बाद में डेट कम रह जाएगा, मतलब ओवरऑल डेट वगैरह कंट्रोल के अंदर है। बाकी मुझे कुछ ज़्यादा नेगेटिव्स लगे नहीं, मतलब एक कंपनी बैलेंस्ड कंपनी, ठीक कंपनी कह सकते हैं। इसका सबसे स्पेशलाइजेशन लगा, इसका सेक्टर यूनिक है और कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी जो जीएमपी नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक अच्छी नज़र आ रही है, इस हिसाब से हो सकता है कुछ डिमांड आए, ठीक है ना। बाकी आप इसके भरोसे मत रहिएगा, जो भी डिसीजन बनाइएगा आप खुद बनाइएगा। तो वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट जरूर क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।